हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्मार्ट IQ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्राचीन इतिहास का अध्ययन करेंगे। प्राचीन इतिहास के इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में भी हमने मौर्य वंश के बारे में अध्ययन किया है, जिसके अंतर्गत प्रमुख प्रशासकों के बारे में अध्ययन किया है। उन प्रशासकों की बात की जाए जिसमें से क्रमशः चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और अशोक के प्रमुख उत्तराधिकारी थे। इन प्रशासकों द्वारा जो प्रमुख कार्य किए गए थे इसके बारे में हमने अध्ययन किया है। उसके बाद की क्लास में हमने जो है मौर्य साम्राज्य की जो जानकारी के जो स्रोत थे उन स्रोतों के बारे में अध्ययन किया है। इन स्रोतों में की बात की जाए तो यहाँ पर स्रोत दो प्रकार के पाए गए थे, एक साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में जिसमें से कौटिल्य का अर्थशास्त्र था, मेगस्थनीज की इंडिका थी, कल्हड़ की राजतरंगिणी थी और विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस, ये प्रमुख जो है साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। वहीं पर पुरातात्विक साक्ष्य की बात की जाए तो इसमें से प्रमुख अभिलेखों की बात किया गया था, जिसमें से प्रमुख है अशोक का अभिलेख। अशोक के अभिलेख को हमने 3 भागों में बांट कर पढ़ा है, जिसमें से शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख थे। इन साक्ष्यों के आधार पर जो है हमें संपूर्ण मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। उसके बाद हम लोग जो है आज जो है मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। मौर्य साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो आधुनिक में जो प्रशासनिक व्यवस्था देखने को मिलती है हमें, कुछ इस प्रकार से भी प्रशासनिक व्यवस्था जो है मौर्य साम्राज्य की भी प्रशासनिक व्यवस्था थी। जैसे यहाँ पर सबसे केंद्र में एक केंद्रीय प्रशासन है, केंद्र में जो है भारत सरकार के जो प्रशासन है उसे देखा जाता है। उसके बाद जो अलग अलग राज्य बनाए गए हैं, उसी प्रकार यहाँ पर जो है प्रांतों में बांटा गया था। यहाँ पर प्रशासन को जो है 5 प्रांतों में बांटा गया था। उत्तरापथ प्रांत, दक्षिणापथ प्रांत, कलिंग था, प्राच्य था और अवंती था। ये प्रमुख 5 प्रांतों में जो है इन प्रांतों को बांटा गया था। इसके जो है अलग उसके बाद जो है प्रांतों को जो है जिलों में बांटा गया है और जिलों को जो है संग्रहण में बांटा गया था। संग्रहण का मतलब ये होता है कि 10 गांव के जो समूह होता था उसे संग्रहण कहा जाता था। उसके बाद जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो ग्राम होती थी। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था जो है सबसे बड़े में जो है केंद्र होता था, उसके बाद प्रांत होते थे, प्रांत के बाद विषय होते थे जिससे जिला कहा जाता है, उसके बाद संग्रहण होते थे, संग्रहण में जो है 10 गांव के समूह को संग्रहण कहा जाता है, उसके बाद सबसे छोटी इकाई गांव होती थी। इस प्रकार के यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था में देखने को मिलती है। तो आइए इसको हम क्रम से समझने का प्रयास करते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग जो है प्रशासनिक व्यवस्था में जो है कौन से जो अधिकारी होते थे, विभागाध्यक्ष कौन से थे, और विभागाध्यक्ष के बाद जो विभागाध्यक्ष के बाद जो अधिकारी होते थे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और यहाँ पर जो है न्याय की व्यवस्था कैसी थी, गुप्तचर प्रणाली कैसी थी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे और जो प्रमुख कर लगाए गए थे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि जो साम्राज्य था, यानी जो देश था, यानी मगध का जो साम्राज्य था, उसको सबसे बड़ा वहाँ का शासक राजा माना जाता था और साम्राज्य को जो है 5 प्रांतों में बांटा गया था। ये 5 प्रांतों के जो प्रशासक होता था, जो राजा के पुत्र होते थे, जो यानी जो राजकुमार होते थे, वही जो है इन प्रांतों के प्रशासक के तौर पर जाने जाते थे। इन प्रशासकों को राज्यपाल कहा जाता था या राजकुमार जो होते थे उन्हीं को जो है राज्यपाल बनाया जाता था। यहाँ पर 5 प्रांत होते थे। इन 5 प्रांतों की बात की जाए तो इन 5 प्रांतों में है उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, कलिंग और प्राच्य। प्राच्य यानी प्राच्य, और ये प्राच्य मतलब ये था कि पाटलिपुत्रा का जो क्षेत्र था उसे प्राच्य के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर जो है 5 प्रांतों में बांटा गया था और इन 5 प्रांतों में जो है प्रांतों को जो है विषय में बांटा गया था। विषय का मतलब ये था कि जिला, जो आधुनिक में जो जिला हमें देखने को मिलता है उसी प्रकार यहाँ पर विषय था। तो विषय का जो है सबसे बड़ा अधिकारी होता था प्रादेशिक, यानी जो जिले के सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसे प्रादेशिक कहा जाता था। इस जिले में 3 प्रकार के अधिकारी जो यहाँ पर 3 प्रमुख अधिकारी होते थे, जिसमें प्रादेशिक होते थे, रज्जुक होते थे और युक्त होते थे। प्रादेशिक जो होता था सबसे बड़ा अधिकारी होता था, जिसको आधुनिक में जो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी जैसे जिला अधिकारी होता था यानी डीएम होता है, उसी प्रकार वहाँ पर विषय का सबसे बड़ा अधिकारी प्रादेशिक होता था। यहाँ वो प्रादेशिक जो होता था यहाँ पर कानून व्यवस्था, राजस्व, हर कार्य को देखता था। वहीं पर जो रज्जुक होता था, रज्जुक जो होता था अपने राजस्व का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। और युक्त जो होता था, युक्त सबसे बड़ा कार्य ये था, इसका जो है जिले का जो ऑडिट का काम होता था, यानी जो लेखा का कार्य होता था वो युक्त करता था। तो यहाँ पर 3 जिले में जो है 3 अधिकारी जो है प्रमुख हैं, प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त।
यहाँ से प्रश्न बनता है कि रज्जुक कौन होते थे। तो रज्जुक जो होता था जिले का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी के तौर पर जाना जाता था। तो यहाँ से परीक्षाओं में पूछा जाता है। और इन विषय को जो है, इन विषय के जो अधिकारी होते थे यानी प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त, इनको जो है मेगास्थनीज ने एग्रोनोमोई कहा है। यहाँ पर जो मेगास्थनीज हैं, जब उन्होंने अपना इंडिका नामक पुस्तक में जो वर्णन किया है, इन अधिकारियों को जो है एग्रोनोमोई कहा है, एग्रोनोमोई कहा है। तो विषय का सबसे बड़ा अधिकारी मेगास्थनीज के अनुसार जो है एग्रोनोमोई था। और इन विषयों को जो है संग्रहण में बांटा गया है। संग्रहण का मतलब ये होता है कि 10 ग्राम की जो समूह होता था उसे संग्रहण कहा जाता था। तो जिले से छोटी इकाई संग्रहण होती थी और संग्रहण की सबसे छोटी इकाई जो होती है ग्राम होती थी। देखिए, ग्राम सबसे छोटी इकाई होती थी और 10 ग्राम के समूह को जो है संग्रहण कहा जाता था और कई ग्रामों के समूह को विषय कहा जाता था और कई विषय को जोड़ करके एक प्रांत का निर्माण किया जाता था। यानी प्रांत का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता था जो राज्यपाल होता था, जो राजकुमार लोग होते थे वही जो है राज्यपाल बनाए जाते थे। उसके बाद विषय आता है। विषय का सबसे बड़ा अधिकारी जो होते थे प्रादेशिक होते थे, रज्जुक होते थे और युक्त होते थे। और संग्रहण जो है 10 गांव के समूह को जो है यानी 10 ग्राम के जो समूह होते हैं, 10 ग्राम के जो समूह होते थे यानी 10 गांव के जो समूह होते थे उन्हें जो है संग्रहण कहा जाता था। और संग्रहण का सबसे बड़ा अधिकारी गोप होता था। गोप का कार्य ये होता था कि गांव में कितने पशु हैं और गांव की कितनी जनसंख्या है और गांव की जो प्रमुख सड़कें हैं, कहाँ कौन सी व्यवस्था है यहाँ पर सुधारी जा सकती है, इस सब की जानकारी जो है गोप रखता था। उसके बाद सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी और ग्राम का सबसे बड़ा अधिकारी ग्रामीण होता था। और ग्रामीण का चुनाव जो है, चुनाव के द्वारा जो है गांव के लोग जो है जो आदमी जो प्रधानपति का चुनाव होता है, उसी प्रकार यहाँ पर जो है ग्रामीण का चुनाव होता था और ये जो है गांव के एक मुखिया चुनते थे, जिसे ग्रामीण कहा जाता था। और यहाँ पर समझने का प्रयास करिए, ये पूरी जो मौर्य साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, एक केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था थी। यहाँ पर राजा जो है केंद्र में रहता था और उसे संपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त थीं, जैसे प्रशासनिक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था और न्याय की व्यवस्था जो है, इससे जो है एक प्रकार से जो संपूर्ण व्यवस्था होती थी, राजा इसमें सर्वश्रेष्ठ होता था। तो एक मौर्य प्रशासन की जो केंद्रीय व्यवस्था थी, वो मौर्य प्रशासन की एक केंद्रीय व्यवस्था, केंद्रीय प्रशासन था। मौर्य प्रशासन जो होता था केंद्रीय प्रशासन था, यानी पर राजा यहाँ पर केंद्र में रहता था और उसके बाद केंद्र में रहने के बाद जो है यहाँ पर 5 प्रांतों में बांटा गया था। 5 प्रांतों को जो है विषय में बांटा गया है, विषय को संग्रहण में बांटा गया है और संग्रहण को ग्राम में बांटा गया है। यानी एक तरीके से जो है यहाँ पर सबसे बड़ी इकाई जो होती केंद्रीय प्रशासन होता था और केंद्रीय प्रशासन द्वारा जो नियम बनाए जाते थे वो सारे प्रांतों में वही लागू होते थे। उसके बाद जो सम्राट होता था यानी जो राजा होता था, उसको जो सारी शक्तियाँ प्राप्त होती थी, प्रशासनिक तौर पर सारी शक्तियाँ उसे प्राप्त थी, सैन्य की सारी शक्तियाँ उसे प्राप्त थी और न्याय की जो सारी शक्तियाँ होती थी उसे प्राप्त थी। तो यानी जो प्रशासक होता था वो सबसे यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ होता था, यानी प्रमुख होता था। और इन राज्यों की बात की जाए, देखिए यहाँ समझने का प्रयास करिए, जो राज्य होते थे यहाँ पर सप्तांग विचार की कल्पना किए गए हैं। राज्य के सप्तांग विचार बताए गए हैं, यानी जो राज्य का सप्तांग विचारधारा यानी 7 प्रकार की विचारधाराएं थीं, उसके बारे में बताया गया है। इन 7 प्रकार की विचारधाराओं में जैसे कि राजा, मंत्री, मित्र, सेना, दुर्ग, कर और शत्रु दुर्ग थे और 8वां जो था शत्रु था। शत्रु को जो है बाद में कौटिल्य ने 8वां तत्व के रूप में जोड़ा है, लेकिन मूल रूप से इसमें 7 ही थे। बाद में जो है कौटिल्य ने 8वां इसमें जोड़ा था। देखिए, जो राजा होता था इनको शरीर के अंगों के बारे में, जैसे कि जो शरीर के अंग हैं उन शरीर के अंगों में जैसे कि राजा को सिर बता दिए हैं, मंत्री को नेत्र बता दिए हैं, मित्र को कान बताए हैं और सेना जो होता है मस्तिष्क होती है और दुर्ग जो होती है भुजाएं होती हैं और भूमि जो होता है पैर होता है और जो कर होता है, जो व्यवस्था होती है, जो कर लिया जाता है उसे मुख कहा गया है। और उसके बाद ये 7 जो है सप्तांग विचार थे। इन सप्तांग विचार में बाद में जो है शत्रु को जोड़ा गया है। इसको जोड़ने का कार्य जो है कौटिल्य ने किया था। इसको जो है 8वां तत्व माना है।
यानी जो सप्तांग विचार का ये 8वां तत्व जो है शत्रु है। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, सप्तांग विचार का 8वां तत्व कौन सा है, तो सप्तांग विचार का 8वां तत्व की बात करें, 7वां तत्व की बात नहीं हो रही है। जो सप्तांग विचार थे उसमें एक तत्व और बाद में जोड़ा गया है, उसे 8वां तत्व के नाम से जाना जाता है। बाद में जो जोड़ा गया है उसे शत्रु कहते हैं। फिर एक बात समझने का प्रयास करिए, राज्य के जो सप्तांग विचार हैं यानी 7 प्रकार की जो विचारधाराएं हैं, इस आधार पर जो है राज्य का निर्माण किया जाता है, उसके बारे में बताया गया है। राजा को शिरोभाव यानी जो राजा है सिर है, और मंत्री को नेत्र बताया गया है, मित्र को कान बताया गया है, सेना को मस्तिष्क बताया गया है, और दुर्ग जो होते हैं उसे भुजा बताया गया है, जो भूमि होती है उसे पैर बताया गया है, और जो कर होता है यानी टैक्स जो लिया जाता है उसे मुख बताया गया है, और जो बाद में कौटिल्य ने जोड़ा उसे शत्रु कहते हैं, यानी 8वां तत्व जो होता है शत्रु था। और इन प्रशासनिक व्यवस्थाओं यानी जो प्रशासन चलाने का जो सबसे प्रमुख सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता है, तो शीर्ष अधिकारी जो है उसे अमात्य के नाम से जाना जाता है। ये परीक्षाओं में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि अमात्य क्या थे। तो अमात्य जो था सबसे बड़ा अधिकारी होता है, अमात्य होता था, शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर इसे जाना जाता है। यानी राजा के बाद जो है सबसे बड़ा अधिकारी अगर बात की जाए तो अमात्य होते थे, ये शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी होते थे। उसके बाद तीर्थ होते हैं, जो तीर्थ का मतलब ये होता है कि जो विभाग के जो प्रमुख होते हैं, जैसे आज विभाग जो जैसे कैबिनेट मंत्री होते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर तीर्थ होते थे, उनको तीर्थ कहा जाता था। जो विभाग के प्रमुख होते थे उन्हें तीर्थ कहा जाता था। इन तीर्थों की संख्या 18 है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इन तीर्थों की संख्या 18 बताई गई है। तीन जैसे देखिए विभाग के प्रमुख होते थे, पूछा जाता है परीक्षाओं में तीर्थ क्या थे। तीर्थ का मतलब ये है जो विभाग के प्रमुख होते थे, यानी जो विभाग के हेड होते थे उनको तीर्थ कहा जाता है। इन तीर्थों की संख्या 18 बताई गई है। ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इनकी संख्या 18 बताई गई है। उसके बाद जो प्रमुख हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जिनके नाम, और इन तीर्थों के नाम यानी जो विभागाध्यक्ष थे इनको जो परीक्षाओं में जो जहाँ से पूछे जाते हैं उनके हम नाम लिखे हैं, और उनके जो कार्य हैं उसको बताया गया है। उसके बाद जो 18 के यहाँ याद नहीं करना है, लेकिन जो प्रमुख परीक्षाओं में पूछाते हैं उसी का उल्लेख किया गया है। देखिए सबसे प्रमुख है सन्निधाता। सन्निधाता का मतलब ये होता है जो राजकोषीय अध्यक्ष होता है, जिन्हें राज्य की कोषाध्यक्ष जो होता है, जो कोषाध्यक्ष जो होता था उसे जो है सन्निधाता के नाम से जाना जाता है। दूसरा है समाहर्ता। समाहर्ता का मतलब ये था कि राजस्व का प्रधान, जो राजस्व का प्रधान होता है यानी राजस्व प्रधान का जो हेड होता था उसे जो है समाहर्ता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है आटविक। आटविक जो है वन विभाग का प्रमुख होता है, आटविक को जो है वन विभाग का प्रमुख माना जाता है। उसके बाद प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा का मतलब ये होता है कि कंटक शोधन न्यायालय का न्यायाधीश होता है। यहाँ पर न्याय जो प्रणाली है, यहाँ पर जो न्यायालय है, न्यायालय यहाँ पर 2 प्रकार के पाए गए हैं। एक धर्मस्थी न्यायालय होता है और दूसरा होता है कंटक शोधन न्यायालय। तो कंटक शोधन का जो न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसे प्रतिष्ठा के नाम से जाना जाता है, और धर्मस्थी जो न्यायालय होता है उसके जो न्यायाधीश होता है उसे धर्मस्थ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमने समझा जो तीर्थ होते हैं, 18 प्रकार के तीर्थ यहाँ पर वर्णन किया गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, जिसमें से प्रमुख जहाँ से परीक्षाओं में जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उसके नाम हम यहाँ लिखे हैं। इसमें सन्निधाता का मतलब होता है राजकोषीय अध्यक्ष, राजकोष का जो कोषाध्यक्ष होता है उसे सन्निधाता के नाम से जाना जाता है। और दूसरा है समाहर्ता का मतलब ये होता है कि जो राजस्व विभाग का प्रमुख होता है, यानी जो राजस्व विभाग का हेड होता है उसे जो है समाहर्ता के नाम से जाना जाता है। और तीसरा है आटविक का मतलब ये होता है कि वन विभाग का जो प्रमुख होता है उसे आटविक के नाम से जाना जाता है। और चौथा है प्रतिष्ठा मतलब ये होता है जो कंटक शोधन न्यायालय होता है। न्यायालय यहाँ 2 प्रकार के पाए गए हैं। एक न्यायालय होता है कंटक शोधन होता है, और दूसरा न्यायालय होता है धर्मस्थी न्यायालय। तो कंटक शोधन न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसे प्रतिष्ठा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद युवराज आते हैं, सेनापति हैं, कई ऐसे और हैं। इस प्रकार से कुल 18 प्रकार के तीर्थ का वर्णन किया गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, लेकिन यहाँ से परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए इनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अन्य विभागाध्यक्षों की बात करते हैं। तो इन विभागों के बाद जो है ये तो विभाग के प्रमुख हो गए, लेकिन विभाग के जो अध्यक्ष बनाए गए थे, इन विभाग के अध्यक्षों की बात की जाए तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 27 प्रकार के विभागाध्यक्षों की बात किया गया है। और इन विभागाध्यक्षों को मेगास्थनीज की इंडिका नामक पुस्तक में जो है मजिस्ट्रेट नाम से वर्णित किया गया है। फिर समझने का प्रयास करिए,
जो विभागाध्यक्ष हैं, जो विभाग के जो प्रमुख होते थे उन्हें तीर्थ के नाम से जाना जाता था। लेकिन विभाग के जो उसके बाद प्रमुख के बाद जो अधिकारी होते थे, छोटे अधिकारी होते थे, विभागाध्यक्ष के बाद, विभाग प्रमुख के बाद जो होते थे उन्हें विभागाध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। और इनकी संख्या जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 27 बताई गई है, 27 बताई गई है। वहीं पर जो है मेगस्थनीज ने इन 27 अधिकारियों को जो है मजिस्ट्रेट नाम दिया है। और इन देखिए इनके जो नाम है, देखिए सीताध्यक्ष हैं। सीताध्यक्ष का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। सीताध्यक्ष का मतलब क्या है? सीताध्यक्ष का मतलब ये होता है कि जो राजकीय भूमि का जो अध्यक्ष होता है, यानी राजकीय भूमि का मतलब ये है जो सरकारी संपत्ति, सरकारी भूमि है उसका जो अध्यक्ष होता है उसको जो है सीताध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। उसके बाद सूनाध्यक्ष है। सूनाध्यक्ष का मतलब ये होता है कि जो बूचड़ खाना का अध्यक्ष होता है, जहाँ पर पशुओं को काटा जाता है उसे बूचड़ खाना कहते हैं। उस बूचड़ खाने का जो अध्यक्ष होता है उसे सूनाध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। तीसरा है विविता अध्यक्ष। विविता अध्यक्ष का मतलब ये था कि विविता अध्यक्ष जो यहाँ से प्रश्न बनते हैं, देखिए ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सीताध्यक्ष, सूनाध्यक्ष और विविता अध्यक्ष। यहाँ से अक्सर प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। तो विविता अध्यक्ष का मतलब ये है कि जो चारागाह का अध्यक्ष होता है, जो चारागाह बनाए जाते थे, जो सरकारी चारागाह होते थे, उसके जो अध्यक्ष होता था उसे विविता अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। यानी जो चारागाह होते थे उससे कर का संग्रह किया जाता था, इसे जो है विविता अध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। जैसे जो चारागाह होते थे उनके द्वारा जो कर संग्रह किया जाता था उसको जो है विविता अध्यक्ष संग्रह करता था। उसके बाद देखिए अक्षपटलाध्यक्ष। अक्षपटलाध्यक्ष यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये लेखा विभाग के प्रमुख होता था। लेखा विभाग का जो प्रमुख होता था, यानी लेखा विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसे जो है अक्षपटलाध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। ये जो है जैसे जो आज महालेखा परीक्षक का जो कार्य होता है उसी प्रकार का कार्य जो है अक्षपटलाध्यक्ष का भी होता था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं लोग कुप्पाध्यक्ष। कुप्पाध्यक्ष जो है वन संपदा का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। वन संपदा का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। यहाँ पर जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के वनों का वर्णन किया गया है। एक वन ये होता है कि जो राजकीय वन होता था, और दूसरा वन ये होता था जो नदियों के किनारे स्थित वन होते थे, उस प्रकार के वन होते थे। जो राजकीय वन होता था इसमें से सिर्फ हाथियों को पाला जाता था, और उन हाथियों का उपयोग जो है युद्धों में उनका उपयोग किया जाता था। और उन वनों में जो है सबका आम लोगों को, उसमें आम जो जनता होती थी उसमें उसका प्रवेश नहीं होता था। जो लेकिन जो अन्य वन होते थे, जो नदियों के किनारे जो वन स्थित होते थे, उनका उपयोग जो है जनता करती थी। उनका लकड़ियाँ काटती थी और जो है रोज़मर्रा के उपयोग में जो वस्तुएं बनाई जाती थी उनका उपयोग किया जाता था। तो कुप्पा अध्यक्ष जो है वन संपदा अध्यक्ष को कुप्पा अध्यक्ष माना जाता है। उसके बाद है अकरा अध्यक्ष। अकरा अध्यक्ष जो है खनन विभाग का प्रमुख होता था। ये खनन विभाग का अध्यक्ष होता है अकरा अध्यक्ष। ये सारे जो अध्यक्ष बताए जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अकरा अध्यक्ष जो होता है खनन विभाग का सबसे बड़ा अध्यक्ष होता है। उसके बाद देखिए लोहाध्यक्ष। लोहाध्यक्ष का मतलब होता है धातु का विभाग का जो प्रमुख होता है उसे लोहाध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। बात ये होती है कि जब लौह युगीन सभ्यता का विकास हुआ था, यानी जब उत्तर वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था, धीरे धीरे वहाँ पर लोहे का प्रसार होना शुरू हो गया था। पहले लोहे का जो उपयोग जो है बड़े बड़े जो राजा थे वही करते थे, लेकिन बाद में जो है आम जनता जब इसका उपयोग करने लगी तो इसको जो है एक विभाग बना दिया गया। इसको जो है देखिए मौर्यकालीन जब शासन था उस समय एक विभाग बनाया गया था जिसका नाम था लोहाध्यक्ष। लोहाध्यक्ष को जो धातु विभाग, जो धातु विभाग का अध्यक्ष होता था उसे लोहाध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है मुद्रा अध्यक्ष। मुद्रा अध्यक्ष का मतलब देखिएगा, मुद्रा अध्यक्ष जो होता था ये पासपोर्ट जारी करता था। मतलब जो कोई अन्य देश में जाता था, चाहे व्यापार के तौर पर जाता था, अन्य देश की बात यह है कि जो जैसे मान लीजिए ये भारत है, हमने कहा कि जो चोल चेर पांड्य था, चोल चेर पांड्य की सीमा जो है मौर्य वंश से मौर्य का जो है सीमा रेखा थी। इसके अगर कोई जो है चोल चेर पांड्य के क्षेत्र में आना चाहता है तो उसके लिए जो है उसे मुद्रा अध्यक्ष से जो है पासपोर्ट लेना जरूरी होता था। तो यहाँ पर जो है मुद्रा अध्यक्ष जो होता पासपोर्ट जारी करता था। रूपदर्शक जो होते थे मुद्रा को परखने का कार्य करते थे। मुद्रा नकली है, असली है,
इनको जो है परखने का कार्य जो है रूपदर्शक करता था। आइए इन विभागाध्यक्ष के बारे में अध्ययन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे प्रमुख है सीताध्यक्ष। यहाँ से परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। सीताध्यक्ष का मतलब वो ये होता है, जो राजकीय भूमि होती है, यानी जो सरकारी भूमि होती है, उसे सीता के नाम से जाना जाता है। इसलिए जो है जो इसका अध्यक्ष होता था उसे सीता अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। दूसरा है सुनाध्यक्ष। सुनाध्यक्ष का मतलब ये होता है कि जो बूचड़ खाने होते थे उसका जो अध्यक्ष होता था उसे सुनाध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है विविता अध्यक्ष। विविता अध्यक्ष जो होता है चारागाह का अध्यक्ष होता है। जो सरकारी चारागाह होते थे उसका अध्यक्ष जो है विविता अध्यक्ष होते थे। अक्षपटला अध्यक्ष जो है लेखा विभाग का अध्यक्ष होता है। जैसे कि आधुनिक में जो महालेखा परीक्षक होते हैं उसी प्रकार का कार्य जो है अक्षपटला अध्यक्ष भी करता था। तो अक्षपटला अध्यक्ष जो है उस समय का महालेखा परीक्षक था, यानी लेखा विभाग का प्रमुख होता था। उसके बाद कुप्पाध्यक्ष। कुप्पाध्यक्ष जो है वन संपदा का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। अकाराध्यक्ष खनन विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, यानी खनन विभाग का सबसे बड़ा अध्यक्ष जो होता अकाराध्यक्ष होता था। लोहाध्यक्ष ये होता था धातु विभाग का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था, यानी धातु विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसे लोहाध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट जारी करता था। रूपदर्शक जो है मुद्रा को परखने का कार्य करता था। ये तो सारी केंद्रीय व्यवस्थाएं थी, यानी जो केंद्र में जो व्यवस्थाएं थी उसके बारे में हमने वर्णन किया। अब हम लोग प्रांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर देखिए प्रांत की संख्या 5 बताई गई है। हमने कहा कि साम्राज्य था, साम्राज्य के बाद प्रांत है। प्रांतों को 5 भागों में बांटा गया है और प्रांतों का जो प्रशासक होता था राजकुमार होते थे, जिन्हें राज्यपाल के नाम से जाना जाता था। तो प्रांतों को 5 प्रांतों में बांटा गया है पूरे मगध साम्राज्य को। उन 5 प्रकार के मगध साम्राज्य 5 प्रांतों को देखिए, उत्तरापथ है, दक्षिणापथ है, अवंती है, कलिंग है, प्राच्य है। तो ये 5 प्रकार के प्रांत हैं। देखिए, जो उत्तरापथ है यानी उत्तर का जो पथ था, इसके अंतर्गत समझने का प्रयास करिए। ये जो उत्तर वाला देखिए, जो उत्तर वाला पथ था यानी पाकिस्तान, पंजाब, जम्मू कश्मीर के जो है और सिंध नदी के बीच वाला जो भाग था, यानी यहाँ पर जो है इसे उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। इस उत्तरापथ का जो राजधानी थी इसे तक्षशिला के नाम से जाना जाता था। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी थी। दक्षिणापथ की राजधानी जो स्वर्णगिरी थी। जो दक्षिण में के राज्य थे, इस साइड के जो राज्य थे, यानी जो राज्य जैसे कि नर्मदा नदी के दक्षिण में थे, उन्हें दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता है। तो इनकी राजधानी स्वर्णगिरी थी। उसके बाद अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। अवंती की राजधानी उज्जैनी की थी। इसके बाद कलिंग है। कलिंग की राजधानी तोसली है। प्राच की राजधानी पाटलिपुत्रा है। तो पाटलिपुत्रा को प्राच्य के नाम से जाना जाता है। यहाँ से प्रश्न अक्सर आपको मिलेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर समझने का प्रयास करिए। प्रांत साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांटा गया था। इन 5 प्रांतों में जैसे उत्तरापथ हैं, दक्षिणापथ हैं, अवंती है, कलिंग है, प्राच्य है। इन 5 प्रांतों का जो प्रशासक होता था, जो राजा के पुत्र होते थे, यानी जो राजकुमार होते थे, वे जो है राज्यपाल के तौर पर यहाँ पर प्रशासन का कार्य करते थे। तो यहाँ पर प्रांतों में देखिए, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी थी, अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, कलिंग की राजधानी तोसली थी और प्राच्य यानी पूर्व की राजधानी जो है पाटलिपुत्रा थी। यहाँ पर 5 प्रांतों के बारे में अध्ययन किया। इन 5 प्रांतों में देखिए, प्रांतों का जो है राज्यपाल जो था राजकुमार बनाए जाते थे। उसके बाद विषय की बात करते हैं। विषय यानी उसके बाद जो जिले होते थे उन्हें विषय के नाम से जाना जाता है। तो इस विषय में जो है प्रादेशिक होते थे, राज्य होते थे, युक्त होते थे। ये 3 प्रकार के बड़े अधिकारी होते थे। इनके द्वारा जो जिले का प्रशासन का कार्य देखा जाता था। प्रादेशिक जो होता था ये कानून व्यवस्थाओं का कार्य को देखता था। वहीं पर राज्युक जो होते थे ये राजस्व विभाग के कार्यों को देखते थे। और जो युक्त होते थे ये लेखाधिकारी होते थे। देखिए, विषय में जो है राज्युक और युक्त को अध्ययन करेंगे हम लोग। राजस्व अधिकारी होते थे,
रज्जुक जो है राजस्व अधिकारी होते थे। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि रज्जुक का कार्य क्या था, तो रज्जुक का कार्य होता था राजस्व अधिकारी होते थे, और खास तौर से केंद्र के नहीं होते थे, जिले के सबसे बड़े अधिकारी के तौर पर जाने जाते थे। युक्त जो होते थे लेखाधिकारी होते थे। तो उसके बाद आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं नगर प्रशासन। तो यहाँ पर उसके बाद विषय था, विषय में जो है 3 प्रकार के अधिकारियों की चर्चा किया गया, प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त। प्रादेशिक कानून का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। रज्जुक जो होता था जिले का जो राजस्व का विभाग होता था उसका सबसे बड़ा प्रमुख होता था। युक्त जो होते थे जिले का जो लेखा का कार्य होता था उसका सबसे बड़ा अधिकारी युक्त होता था। उसके बाद आते हैं संग्रहण। संग्रहण का ये होता था, संग्रहण जो 10 गाँव के जो समूह होता था, इस समूह को जो है संग्रहण के नाम से जाना जाता था। यहाँ का सबसे बड़ा अधिकारी को गोप के नाम से जाना जाता था। यहाँ का सबसे बड़ा अधिकारी गोप होता था, और गोप का कार्य ये होता था कि यहाँ के जो पशु हैं उस संग्रहण में कितनी जनसंख्या है और उस संग्रहण में क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, यानी सड़क के निर्माण की व्यवस्था कैसे करनी है, इन सब का कार्य जो है गोप करता था। संग्रहण के बाद ग्राम आता है। ग्राम जो सबसे छोटी इकाई होती है, इस प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, और यहाँ का सबसे बड़ा अधिकारी जो था ग्रामीण के नाम से जाना जाता था। और ग्रामीण जो है वहाँ की जो ग्राम की जो जनता होती थी, यानी जो गांव की जनता होती थी, चुनाव द्वारा जो है ग्रामीण का चुनाव करती थी, और इसके द्वारा जो है ग्रामीण का कार्य होता था कि गांव के लोगों की समस्याओं को हल करना था। तो हमने यहाँ पर जो है साम्राज्य, प्रांत, विषय, संग्रहण और ग्राम, इन प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया। आइए हम लोग अब नगर प्रशासन के बारे में अध्ययन करते हैं। नगर प्रशासन की बात की जाए तो नगर प्रशासन का जो उल्लेख है मेगास्थनीज की पुस्तक जो इंडिका है उसमें नगर प्रशासन का वर्णन किया गया है। उसमें बताया गया है कि जो यहाँ पर नगर का जो प्रशासन होता था, यहाँ पर 6 प्रकार की समितियों द्वारा जो नगर के प्रशासन का कार्य किया जाता था। इन 6 प्रकार की समितियों में जो है उद्योग थे, जनगणना था, व्यापार थे, बाजार था, बिक्री कर था। ये प्रमुख 6 प्रकार की समितियां होती थी जिसके द्वारा इन नगर के प्रशासनों को कार्य किया जाता था। ये 6 समितियां होती थीं, और 6 समितियों में प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। इस प्रकार 6 समितियों में 5-5 सदस्य होने के नाते जो है ये पूरे 30 सदस्यों द्वारा इस पूरे प्रशासन के कार्य को देखा जाता था। यानी 5-5 सदस्यों की 6 समितियां होती थीं और पूरे सदस्य जो थे 30 हो जाते थे। इन 30 सदस्यों द्वारा जो है नगर के प्रशासन के कार्य को देखा जाता था। तो पूछा जाता है कि नगर के प्रशासन के कार्य कितने सदस्यों द्वारा देखा जाता था। तो मौर्यकालीन प्रशासन के दौरान जो है नगर के प्रशासन का कार्य जो है 30 सदस्यों द्वारा देखा जाता था। और समितियों की बात की जाए तो 6 समितियाँ होती थी, और इसी प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। आइए उसके बाद हम लोग न्याय व्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, न्याय की व्यवस्था जो थी, यहाँ पर दंड विधान अत्यंत कठोर था, और ये यहाँ पर मृत्यु दंड भी दिया जाता था। तो यहाँ पर दंड विधान बहुत ही कठोर था मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में। यहाँ पर सम्राट को जो है सर्वोच्च न्यायाधीश बताया गया है। तो सम्राट को जो है सर्वोच्च न्यायाधीश बताया गया है। तो इस आधार पर जो है सम्राट यानी किसी भी न्याय को जो पलटने का उसमें सम्राट को जो है किसी भी न्याय आइए हम लोग नगर प्रशासन के बारे में अध्ययन करते हैं। नगर प्रशासन के बारे में हमने बताया था कि जो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है उसमें नगर के प्रशासन का वर्णन किया गया है, और उन्होंने बताया है कि नगर के प्रशासन का कार्य जो है 6 समितियों करती थी। इन 6 समितियों में प्रमुख है उद्योग था, व्यापार था, वाणिज्य था, बिक्री कर था और जनगणना था। इन 6 प्रकार की समितियों द्वारा जो है इन नगर के प्रशासन के कार्य को देखा जाता था, और प्रत्येक समिति में जो है 5-5 सदस्य होते थे। तो 6 समितियों में 5-5 सदस्य होते थे। इस प्रकार कुल सदस्यों की संख्या 30 हो जाती थी। इन 30 सदस्यों द्वारा जो है नगर के प्रशासन के कार्य को देखा जाता था। यहाँ पर प्रश्न पूछता है कि नगर के प्रशासन का कार्य कितने सदस्यों द्वारा देखा जाता था। तो नगर के प्रशासन का कार्य जो है 30 सदस्यों द्वारा देखा जाता था। और समितियों की बात की जाए तो 6 समितियाँ होती थी, और इन 6 समितियों द्वारा नगर के प्रशासन के कार्य को देखा जाता था। तो आगे बढ़ते हम लोग न्याय व्यवस्था के बारे में वर्णन करते हैं। न्याय व्यवस्था देखिए, मौर्यकालीन जो न्याय व्यवस्था थी वो बहुत ही कठिन, और इसका जो दंड विधान था बहुत ही कठिन था, और यहाँ पर मृत्यु दंड भी दिया जाता था।
तो इस न्याय व्यवस्था में सम्राट को सर्वोच्च न्यायाधीश घोषित किया गया है। सम्राट जो था सर्वोच्च न्यायाधीश होता था यहाँ पर, और वो किसी भी न्याय को जो है पलटने की वो कार्य कर सकता था। तो यहाँ पर सम्राट जो है सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। और इस न्यायालय था, यहाँ पर दो प्रकार के न्यायालयों का वर्णन किया गया है। एक धर्मस्थी न्यायालय, दूसरा कंटक शोधन न्यायालय। धर्मस्थी न्यायालय का जो न्यायालय है, जैसे आधुनिक जो दीवानी न्यायालय है उसी प्रकार धर्मस्थी न्यायालय का कार्य करता था। जो आधुनिक दीवानी न्यायालय है उसी प्रकार धर्मस्थी न्यायालय कार्य करता था। इस धर्मस्थी न्यायालय का जो न्यायाधीश होता था उसे धर्मस्थ के नाम से जाना जाता था। धर्मस्थ कहें या व्यवहारिक कहें, इसे व्यवहारिक और धर्मस्थ के नाम से जाना जाता है। और जो कंटक शोधन न्यायालय होता है, इस कंटक शोधन न्यायालय में जो है फौजदारी न्याय, जो आधुनिक फौजदारी न्यायालय है उसी प्रकार जो है कंटक शोधन न्यायालय होता था। और इसका जो है सर्वोच्च अधिकारी जो है प्रतिष्ठी के नाम से जाना जाता था। जो दीवानी न्यायालय है आधुनिक में, दीवानी न्यायालय में जो ज़मीन से जुड़े जो विवाद हुए हैं उसको दीवानी न्यायालय में देखा जाता है। और उसी प्रकार यहाँ पर जो था धर्मस्थी न्यायालय में ज़मीन से जुड़े मामलों को जो देखा जाता था, उस मामले को देखने का कार्य जो है धर्मस्थ और व्यवहारिक नाम के न्यायाधीश होते थे, उनको वही करते थे। उसके बाद कंटक शोधन न्यायालय है। कंटक शोधन न्यायालय जो होता था ये फौजदारी न्यायालयों को देखता था। कंटक शोधन में फौजदारी मामलों का मतलब यह था जिसमें लूट, हत्या, डकैती और जैसे प्रमुख कार्यों को जो है न्याय की जो व्यवस्था होती हैं वो फौजदारी न्यायालय के अंतर्गत आती हैं। जो उसी प्रकार यहाँ पर कंटक शोधन न्यायालय को फौजदारी न्यायालय के अंतर्गत रखा जाता था। और यहाँ का जो सर्वोच्च न्यायाधीश होता था उसे प्रतिष्ठी के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद हम लोग अब गुप्तचर व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। गुप्तचर व्यवस्था है, देखिए ये पूरी गुप्तचर व्यवस्था थी। इसे गुप्तचर विभाग को जो है महामात्या स्पर्श के नाम से जाना जाता है, महामात्या पसर्प के नाम से जाना जाता है। तो गुप्तचर विभाग को जो है महामात्या पसर्प के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो है गुप्तचर विभाग को जो है और जिसमें कार्य करते थे, अर्थशास्त्र में उन्हें गूढ़ पुरुष कहा गया है। गुप्तचरों को जो है गूढ़ पुरुष कहा गया है। अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें जो है इनको गूढ़ पुरुष कहा गया है। और वहीं पर यूनानी लेखक जो है, यूनानी लेखकों द्वारा यह बताया गया कि इनका नाम ओवरसीयर था। तो यहाँ दोनों नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से, यह अक्सर पूछा जाता है। सबसे प्रमुख तो यही है कि महामात्या पसर्प क्या है। तो महामात्या पसर्प जो है गुप्तचर विभाग को जो है महामात्या पसर्प के नाम से जाना जाता है। अर्थशास्त्र में जो है गुप्तचरों को जो है गूढ़ पुरुष के नाम से जाना जाता है। और यूनानी लेखकों द्वारा जिन्हें ओवरसीयर नाम दिया गया था। और ये जो पूरा गुप्तचर विभाग था, इस गुप्तचर विभाग में दो प्रकार से काम किए जाते थे। यानी गुप्तचर विभाग दो भागों में बटा हुआ था, एक संस्था दूसरा संचारा। संस्था जो होती थी एक ही स्थान पर जो गुप्तचर रुककर काम करते थे उन्हें संस्था के नाम से जाना जाता था। और इसके अंतर्गत जैसे विद्यार्थी हो गए, अगर विद्यार्थी के रूप में कोई कार्य कर रहा है उसे कपाटिक कहा जाता था। अगर कोई विद्यार्थी के रूप में गुप्तचर का कार्य करेगा उसे कपाटिक कहा जाता था। अगर सन्यासी के रूप में कोई गुप्तचर का कार्य करेगा उसे उदास्थित कहा जाता था। अगर व्यापारी के रूप में कोई गुप्तचर का कार्य करता था तो उसे वैदेहिक कहा जाता था। तो हमने संस्था के बारे में अध्ययन किया। अब हम लोग संचारक के बारे में अध्ययन करते हैं। संचारक का मतलब ये होता है कि ये भ्रमणशील गुप्तचर होते थे। जहाँ संस्था के लोग एक ही स्थान पर रुक कर अपने गुप्तचर का कार्य करते थे, वहीं पर जो है संचारक व्यवस्था में जो है भ्रमणशील गुप्तचर होते थे। ये एक जगह नहीं रुकते थे, भ्रमण करते रहते थे और गुप्तचर का कार्य करते रहते थे। इस गुप्तचर में देखिए सूत्री होते थे। सूत्री का मतलब ये होता कि जो संचारा यानी भ्रमणशील गुप्तचरों में जो प्रशिक्षण प्राप्त गुप्तचर होते थे उन्हें सूत्री के नाम से जाना जाता था। और दूसरा है रसद। रसद जो होते क्रूर प्रकृति के होते थे, क्रूर प्रवृत्ति के होते थे। और ये जो है कहीं पर अगर हत्याएं करनी होती थी तो इनको भेजा जाता था। तो हमने यहाँ पर गुप्तचर व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया। यहाँ पर हमने समझा कि अर्थशास्त्र में इन्हें गूढ़ पुरुष कहा जाता है। और इस गुप्तचर व्यवस्था को जो दो भागों में बांटा गया था, एक संस्था दूसरा संचारा। संस्था का मतलब ये होता कि एक ही स्थान पर कोई अगर रुक कर कार्य करता था उसे संस्था के अंतर्गत रखा जाता था। और वैसे गुप्तचर जो भ्रमणशील होते थे उन्हें संचारा के अंतर्गत रखा जाता था। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो मौर्य साम्राज्य की जो कर प्रणाली थी उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए जो प्रमुख कर हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्र में 7 प्रकार के कर का वर्णन किए गया है, लेकिन जो परीक्षाओं में पूछा जाता है हम उन्हीं का वर्णन करेंगे। जैसे प्रमुख है राष्ट्रा कर। पूछा जाता है राष्ट्रा कर क्या था।
तो राष्ट्रा कर जो होता था ग्रामीण क्षेत्र से जो कर लिया जाता था उसे राष्ट्रा कर के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जाए कि राष्ट्रा कर क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो कर लिया जाता था उसे राष्ट्रा कर के नाम से जाना जाता है। दूसरा है हिरण कर। दूसरा है हिरण कर। हिरण कर का मतलब ये होता है कि नगद कर, ये नगद कर के रूप में अगर कर लिया जाता था तो उसे हिरण कर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है दुर्ग कर। दुर्ग कर का मतलब ये होता है ये नगर कर होता था, उसे दुर्ग कर के नाम से जाना जाता है। जैसे राष्ट्र कर होता है ग्रामीण क्षेत्रों में लिया जाने वाला कर होता है, उसी प्रकार दुर्ग कर जो होता था नगर के क्षेत्र से लिया जाने वाला कर होता था। तो यहाँ पर दोनों कर को ध्यान दीजिएगा, राष्ट्र कर, दुर्ग कर। राष्ट्र कर ग्रामीण क्षेत्रों में लिए जाने वाला कर है और दुर्ग कर जो है नगर के क्षेत्र से लिए जाने वाला कर था। उसका बनी कर है। वनी कर का मतलब यह था वन के क्षेत्र से, यानी वन की लकड़ी को जो काटता था उससे जो कर की प्राप्ति होती थी उसे बनी कर के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद है वज्र कर। वज्र कर का मतलब यह था कि पशु से कोई खरीदता था और पशु के द्वारा जो खरीदने के से जो प्राप्त कर होता था उससे जो है वज्र कर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है सेतु कर। सेतु कर का मतलब यह है कि फल फूल सब्जी से बेचने वाले से जो प्राप्त कर होता था उसको जो है सेतु कर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो हमने सात प्रकार के करों में जो प्रमुख 7 कर हैं और प्रमुख जो कर हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसके बारे में अध्ययन किया, जिसमें प्रमुख है राष्ट्रा कर। राष्ट्रा कर ग्रामीण कर होता था, दुर्ग कर नगरी कर होता था, वनी कर वन कर होता था, वज्र कर जो होता पशु के चारण पशु के द्वारा जो प्राप्त कर होता था उसे वज्र कर के नाम से जाना जाता है। सेतु कर का मतलब यह था कि फल फूल सब्जी के द्वारा जो कर को प्राप्त होता है उसे सेतु कर के नाम से जाना जाता है। और हिरण कर का मतलब होता है नगद कर। और अन्य प्रकार के कर हैं जैसे बलि कर है। बलि कर का मतलब ये होता है कि बलि कर का मतलब ये है कि जो धार्मिक कर होता था उसे बलि कर के नाम से जाना जाता है। जो हमने उत्तर वैदिक सभ्यता के दौरान हमने पढ़ा था कि बलि कर होता था। बलि कर का वहाँ मतलब ये होता था कि कोई स्वेच्छा से अगर राजा को कुछ कर देना चाहता है उपहार के रूप में उसे बलि कर कहा जाता था। लेकिन यहाँ पर मौर्य साम्राज्य के मौर्य वंश के जब हम अध्ययन करेंगे, मौर्य वंश के अंतर्गत जो बलि कर होता था वो धार्मिक कर हो गया था। तो यहाँ पर देखिए समझने का प्रयास करिए। एक बलि कर है, इसको लिख लीजिए। बलि कर जो है ये धार्मिक कर होता था और ये धार्मिक कर होते थे। उसी प्रकार एक होता है कि सेना भक्त कर होता है। सेना भक्त कर होता था एक। सेना भक्त कर का मतलब ये होता है कि युद्ध के दौरान अगर जब सेनाएं किसी ग्राम में अगर रुकती थी उस प्रकार जब उस गांव की जिम्मेदारी होती थी कि उन सेनाओं की जो है भोजन की व्यवस्थाएं करना, उसे सेना कर के नाम से जाना जाता है। यानी युद्ध के दौरान जब सेनाएं किसी ग्राम में रुकती थी तो जो गांव का ग्रामीणी होता था उससे जो है इस कर को भरा जाता था, यानी वही जो है इन सेनाओं को जो है भोजन की व्यवस्थाएं करता था। इसे सेना भक्त कर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद होता है पिंड कर। पिंड कर का मतलब ये होता है, पिंड कर का मतलब ये होता है कि संपूर्ण ग्राम के द्वारा जो कर लिया जाता है, संपूर्ण गांव को जो है जब कर लिया जाए संपूर्ण ग्राम से, उसे जो है पिंड कर के नाम से जाना जाता है। ये संपूर्ण ग्राम की तरफ संपूर्ण ग्राम से लिया गया कर को पिंड कर के नाम से जाना जाता है। तो हमने यहाँ पर देखिए मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि जो साम्राज्य होते थे प्रांतों में बटे थे। प्रांत 5 प्रकार के प्रांत थे, जो उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, कलिंग, प्राच, ये 5 प्रांत थे। और इन 5 प्रांतों में जो है राजकुमार जो है राज्यपाल के रूप में यहाँ का प्रशासनिक कार्य देखता था। उसके बाद विषय आते हैं। विषय को जो है जिला के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 3 प्रकार के अधिकारी होते हैं, प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त। प्रादेशिक जो है सबसे बड़ा अधिकारी होता था, कानून व्यवस्था का वो देखता था। रज्जुक जो होता था राजस्व विभाग का सबसे बड़ा प्रमुख होता था। और युक्त जो होते थे, ये युक्त का कार्य सबसे बड़ा प्रमुख कार्य होता है, ये लेखाधिकारी होते थे। और उसके बाद संग्रहक होते हैं। संग्रहण का मतलब ये होता है कि 10 गाँव के जो समूह होता था उसे संग्रहण कहा जाता था। और यहाँ का सबसे बड़ा अधिकारी गोप होता था। उसके बाद सबसे छोटी इकाई होती ग्राम। ग्राम जो यहाँ पर सबसे छोटी इकाई होती थी और यहाँ का सबसे बड़ा अधिकारी ग्रामीण होता था।
और ये पूरी जो मौर्य साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, ये केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था थी। और यहाँ पर राजा जो है केंद्र में रहता था, उसके पास संपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त होती थीं। जैसे प्रशासनिक, सैन्य और न्याय की व्यवस्था, न्याय की जो सारी शक्तियाँ होती सम्राट के अंतर्गत थी। और राज्य को यहाँ पर सप्तांग विचार बताया गया है। राजा को सिर बताया गया है, मंत्री को नेत्र बताया गया है, मित्र को कान बताया गया है, सेना को मस्तिष्क बताया गया है, दुर्ग को भुजा बताया गया है, भूमि को पैर बताया गया है, कर को मुख, शत्रु जो है 8वां कर के रूप में पूछता है। परीक्षा में पूछेगा कि सप्तांग विचार में 8वां कर कौन सा जोड़ा गया था, तो 8वां कर जो है शत्रु को जोड़ा गया था, कौटिल्य ने जोड़ा था। उसके बाद प्रमुख जो राजा के बाद सबसे बड़ा अधिकारी जो होता था, उसे अमात्य के नाम से जाना जाता था, और ये शीर्ष अधिकारी होता था। उसके बाद जो प्रमुख विभागाध्यक्ष होते थे, विभाग के जो प्रमुख होते थे, उनको जो है तीर्थ के नाम से जाना जाता है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 प्रकार के तीर्थों का वर्णन किया गया है। इन प्रमुख तीर्थों में जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे सन्निधाता, समाहर्ता, आटविक, प्रतिष्ठा, तो यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सन्निधाता का मतलब ये होता है कि राजकीय कोषाध्यक्ष, जो राजकीय कोषाध्यक्ष होता था उसे सन्निधाता के नाम से जाना जाता है। समाहर्ता जो है राजस्व विभाग का प्रमुख होता था, और आटविक जो होता है वन विभाग का जो प्रमुख होता था उसे आटविक कहा जाता था। उसके बाद हमने प्रमुख जो विभागाध्यक्ष थे उसके बारे में अध्ययन किया, जिसमें से प्रमुख है सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष का मतलब है राज्य की भूमि, यानी राज्य की भूमि को सीताध्यक्ष कहा जाता था। यानी सरकारी जो भूमि होती थी उसे सीता के नाम से जाना जाता था, और उसके अध्यक्ष को सीताध्यक्ष कहते थे। सूनाध्यक्ष बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था। विविताध्यक्ष जो चारागाह का अध्यक्ष होता था उसे विविताध्यक्ष कहते हैं। अच्छपटलाध्यक्ष, ये परीक्षा में पूछा जाता है। अच्छपटलाध्यक्ष जो है लेखा विभाग का प्रमुख होता था। कुप्पाध्यक्ष जो है वन संपदा का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, और अकराध्यक्ष जो है खनन विभाग का सबसे बड़ा अध्यक्ष होता था। लोहाध्यक्ष यानी लौह विभाग का सबसे बड़ा अध्यक्ष होता था। और रूपदर्शक देखिए, ये मुद्राओं को परखने का कार्य करता था। मुद्राओं को परखने का कार्य जो है रूपदर्शक करता था। मुद्राओं के रूप को देखता था और समझ जाता था कि यहाँ पर ये मुद्राएं असली हैं कि नकली हैं। उसके बाद विषय के बारे में अध्ययन करते हैं, और विषय में जो है राजयुक्त हैं। राजयुक्त के बारे में मैंने बताया कि ये राजस्व का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। और नगर प्रशासन के बारे में मैंने बताया कि मेगास्थनीज की इंडिका जो पुस्तक है, वहाँ नगर प्रशासन के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। यहाँ पर बताया गया कि 6 समितियाँ होती थीं, और 6 समितियाँ जो है ये नगर के प्रशासन का कार्य करती थी। यानी हर समिति में 5-5 सदस्य होते थे। इस प्रकार 30 सदस्यों द्वारा नगर के प्रशासन का कार्य किया जाता था। उसके बाद न्याय व्यवस्था थी। न्याय व्यवस्था के अंतर्गत हमने देखा है कि जो सम्राट होता है न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। इस न्याय व्यवस्था में 2 प्रकार के न्यायालयों का वर्णन किया गया, धर्मस्थी न्यायालय, कंटक शोधन न्यायालय। धर्मस्थी न्यायालय को जो आधुनिक में दीवानी न्यायालय है, उसी प्रकार जो है धर्मस्थी न्यायालय कार्य करता था। कंटक शोधन न्यायालय जो है फौजदारी न्यायालय की तरह कार्य करता था, जिसमें से लूट, हत्या, डकैती जैसे प्रमुख कार्यों को जो है निर्णय जो है कंटक शोधन न्यायालय में किया जाता था। और कंटक शोधन न्यायालय के जो न्यायाधीश होते थे उसे प्रतिष्ठी के नाम से जाना जाता था। यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है प्रतिष्ठी, इसको ध्यान दीजिएगा, प्रतिष्ठी। उसके बाद गुप्तचर व्यवस्था के बारे में हमने अध्ययन किया। गुप्तचर व्यवस्था में देखिए जो कर होते हैं, जो गुप्तचर विभाग होता था उसे महामात्यापसर्प के नाम से जाना जाता है। अक्सर पूछता है कि महामात्यापसर्प क्या है, तो एक गुप्तचर विभाग को जो है महामात्यापसर्प के नाम से जाना जाता है। और गुप्तचर विभाग में जो है जो कार्य करते थे उन्हें गुण पुरुष के नाम से जाना जाता है। अर्थशास्त्र में उनको गुण पुरुष कहा गया है। वहीं यूनानी लेखक जो है उन्हें ओवरसीयर्स के नाम देते हैं। तो जो गुप्तचर विभाग था इसमें 2 प्रकार की संस्थाएं थीं, 2 प्रकार के व्यवस्था थी, जिसमें संस्था थी और संचार व्यवस्था थी। तो संस्था व्यवस्था के अंतर्गत जो है वैसे लोग थे जहाँ पर एक ही स्थान पर रुककर जो गुप्तचर का कार्य करे उसे संस्था के अंदर रखते हैं, जिसमें से विद्यार्थी होते थे, सन्यासी होते थे, व्यापारी होते थे। और दूसरा संचार व्यवस्था। संचार व्यवस्था के अंतर्गत जो भ्रमणशील गुप्तचर होते थे संचार व्यवस्था के अंतर्गत रखा गया है। और उसके बाद हमने कर प्रमुख 7 प्रकार के अर्थशास्त्र में जो 7 प्रकार के कर का वर्णन किया गया है, लेकिन जो प्रमुख परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनका हमने अध्ययन किया है। इसमें राष्ट्र कर है, दुर्गा कर है, सेतु कर है, और वनी कर है, वज्र कर है। जो राष्ट्र कर की बात किया जाए तो यहाँ पर अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है राष्ट्र कर क्या था, तो राष्ट्र कर का मतलब ये है कि ग्रामीण कर। और जब पूछा जाए दुर्ग कर का मतलब ये था कि नगर का कर। और जब सेतु कर का मतलब पूछा जाए जो फल फूल सब्जी के द्वारा जो कर की प्राप्ति होती है उसे सेतु कर के नाम से जाना जाता है। और वहीं पर बनी कर का मतलब पूछा जाए तो वन के द्वारा जो लकड़ियों को काटा जाता था तो उनकी बिक्री होती थी, तो उसको जो बनी कर के अंतर्गत रखेंगे। वज्र कर का मतलब ये होता है पशु के व्यापार के द्वारा जो है
अगर कर की प्राप्ति होती थी उसे वज्र कर के नाम से जाना जाता है। और अन्य प्रकार के करों के बारे में बात की हमने, जिसमें बलि कर था। बलि कर को धार्मिक कर के नाम से जाना जाता है, बलि कर को धार्मिक कर के नाम से जाना जाता है। और सेना भक्त कर को जो है, जब गांव की किसी गांव में जब सेनाएं युद्ध के दौरान रुकती थी तो गांव उस ग्रामीण होता था, उसका ये अधिकार, उसका ये कर्तव्य होता था कि उन सेनाओं की भोजन की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था करे, वही सेना भक्त कर होता था। पिंड कर का मतलब ये होता है कि संपूर्ण ग्राम से जब कर लिया जाता था उसे पिंड कर कहा जाता था। ग्राम को पिंड के कर के नाम से जाना जाता है। तो कई प्रकार के, जैसे उदक भाग कर होता था। जैसे देखिए एक कर है उदक भाग कर। उदक भाग कर को जो सिंचाई कर के नाम से जानते हैं। तो ये प्रमुख कर हैं, जिसमें से बलि कर है, ध्यान देना है, बलि कर यहाँ पर धार्मिक कर है। ये उपहार के मतलब उपहार यहाँ नहीं दिया जा रहा है, ये धार्मिक कर है, सेना भक्त कर है, पिंड कर है, उदक भाग कर है। तो यहाँ पर हमने मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया है। अब हम लोग यहाँ पर यानी आज जो है ये मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, इसके साथ ही मौर्य साम्राज्य का यहाँ पर अंत होता है। अब हम लोग जो है मौर्योत्तर काल के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला वीडियो जो होगा मौर्योत्तर काल का होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।